अचानक समझ में आया कि ये तो कभी सोचा ही नहीं था। असल में लड़कियों के विवाह के लिए उचित वर ढूंढे जा रहे थे और परिवार वालों के हिसाब से जो अच्छे लड़के होते उन्हें लड़कियां बिना सोचे रिजेक्ट किए जा रही थीं। जी हाँ, परिपाटी काफी पहले बदल चुकी है, साहित्यकारों ने आपको बताया नहीं, लेकिन जमीनी सच्चाई यही है कि आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों में लड़कियां बड़े आराम से 5-6 लड़के रिजेक्ट करने के बाद किसी से मिलने को भी तैयार होती हैं। हमें रिजेक्शन का कारण ढूंढने के लिए कहा गया था। जिस भी लड़की से बात की उसने एक बड़ा सीधा सा कारण बताया। विदेशों में बड़ी कंपनियों में नौकरी पेशा जिन युवकों के प्रोफाइल निकाले गए थे, वैसे कुछ विवाह ये युवतियां अपने सहकर्मियों में, अपनी सहेलियों में देख चुकी थीं। शादी करके विदेश चली गई लड़कियों के पास वापस घर यानी मायके आने का बहुत कम समय होता था। विदेशों में टाइम जोन अलग था, तो फोन पर भी घर या मित्रों से बात कर पाना बहुत कठिन होता। घर से, अपने देश से काफी हद तक कट जाना पड़ेगा। इसलिए विदेशों में नौकरी करने वाले युवक बिना तस्वीर तक देखे रिजेक्ट कर डाले गए थे। विदेशों में रहने वाली युवतियों से बात करने पर ऐसी और भी कई समस्याएं आपको दिख जाएंगी। अचानक उनके मंदिर जाने, घर आने पर आस पड़ोस की उस विरासत को देखने जाने में अत्यधिक रुचि दिखेगी, जहां जाने में ये धूल, मिट्टी, कीचड़ और वर्नाकुलर यानी कि देहाती लोगों के कारण 20-25 की आयु तक सख्त परहेज करती रही थी। विदेशों में मंदिर और भारतीय त्योहारों पर ये लोग सिर्फ इसलिए इकट्ठा हो रहे थे ताकि भारतीय परंपराओं से उसका बच्चा अनभिज्ञ न रह जाए। विदेशों से आने पर अपने बच्चे को हमसे सिर्फ इसलिए मिलवाना होता था ताकि संस्कृत या शुद्ध हिंदी के 2-4 शब्द शायद हमसे बात करने के क्रम में वो बच्चा सीख जाएगा। कहते हैं ना, कलश का पानी लगते ही लड़कियां बड़ी हो जाती हैं। उसकी अगली पीढ़ी को पता रहे इसलिए कल तक पिज़्ज़ा के लिए मरी जा रही लड़कियां रिकवच, अरबी, एरकंचन की रेसिपी सीख रही होती हैं। विदेशों में बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने में उनका एक विचित्र सा डर और भी दिख जाता है। वहाँ जेंडर डिस्कोर्स के नाम पर जो पढ़ाया जा रहा था, सब की सब उससे आतंकित थीं। भारत में जैसे आरक्षण होता है, कुछ वैसा ही, लेकिन बहुसंख्यक के लिए नहीं बल्कि अल्पसंख्यक आबादी के लिए एफर्मेटिव एक्शन होता है। इसमें मूल निवासियों को जन्मजात शोषित और बहुसंख्यकों को पैदाइशी शोषक मान लिया जाता है। इस गिल्ट फीलिंग में बच्चा बड़ा ना हो रहा हो, ये भी उन्हें लगता रहता है। कुल मिलाकर ये समझ में आया कि आपके बच्चे भारत में नहीं विदेशों में भी पढ़ते हों तो भी यूजीसी नियमावली जैसे काले कानूनों से बच जाएंगे, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। जिस जेंडर डिस्कोर्स और गिल्ट से बचने के लिए लोग विदेशों में डर रहे हैं, दुर्भाग्य से भारत में भी यूजीसी नियमावली जैसे कानून वैसी ही स्थितियां पैदा कर दे रहे हैं। सवाल यह है कि जब रक्षक ही भक्षक की भाषा बोलने लगे और सत्ताधारी अपने बच्चों को सुरक्षित विदेशों में भेजकर हमारे भविष्य से, हमारे बच्चों के भविष्य से खेलने लगे, तो युवा कहाँ जाए? क्या हम ऐसी शिक्षा प्रणाली बनाएंगे जहां हमारी बेटियां सुरक्षित महसूस करें, या उन्हें फिर से वही अकेलापन और असुरक्षा उपहार में देंगे? बाकी देख लीजिए, जो यूजीसी कानूनों के मामले में सरकार बहादुर का बचाव करने निशिकांत दुबे जैसे उतर रहे हैं, उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं? आपके बच्चे कहां जाएंगे? ऐसे कानूनों वाली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहां लड़कियों के साथ क्या हो सकता है वो सबने देखा था, या विदेशों में कहीं आपको बुढ़ापे में अकेला छोड़कर जाएंगे? ये तो सोचना होगा ना। फिलहाल सोचने पर जीएसटी तो लगता नहीं। सोचिएगा।